तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज की वेबिनार का संचालन कर रहे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बुद्ध जी, समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य साथी, प्रदेश के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कमेटियों के सम्मानित सदस्य साथी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी शुभचिंतक समर्थक साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज की वेबिनार जो रखी गई है उसका जो उद्देश्य है तो बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ का वाचन संपन्न हो गया है। प्रथम बार वो संपन्न हो गया है। उससे कितना लाभ हुआ है, कितना लाभ होने की संभावना थी, इस पर हमें अपने साथियों की राय लेनी है, उनके विचार लेने हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बुद्ध धम्म के जो दस्तावेज हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। उन्हें पढ़ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। दो कारण परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने मन में ध्यान पूर्वक सोचे होंगे। पहला तो ये कि त्रिपिटक जो है वो बहुत बड़ा है, विशाल है। इतने बड़े और विशाल को पढ़ पाना प्रत्येक नागरिक के लिए संभव नहीं है। दूसरा ये कि उसमें काफी संख्या में मिलावट भी हो गई है। जिन अंधविश्वासी बातों पर कभी बुद्ध का यकीन नहीं था, तथागत कभी ऐसी बातों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, ऐसी बातें भी त्रिपिटक में लाई गई हैं। ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ले ली तो उनका निश्चित ये सोच बना होगा कि मैं अपने करोड़ों अनुयायियों को, भारत के करोड़ों अनुयायियों को, भारत के करोड़ों लोगों को एक ऐसा धम्म लिखूं, एक ऐसा उनको दस्तावेज दूं जो बहुत ही सरल हो, छोटा हो और सत्य से परिपूर्ण हो। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने अपनी खराब सेहत होने के बाद, बहुत ज्यादा बीमार होने के बाद भी जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म, ये धार्मिक ग्रंथ हमें उन्होंने दिया है। तो आज हम उनके अनुयायी हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि बुद्ध और उनका धम्म के आधार पर उसी को हम मानकर भारत में बुद्ध धम्म की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं और प्रत्येक नागरिक तक उसकी पहुंच पहुंचे। उसमें जो अमृत वाणी, जो जीवन का अमृत, बुद्ध के संपूर्ण संघर्ष काल का जो अमृत निकालकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें दिया है, उसका भारत के 130-140 करोड़ लोग उसका लाभ लें, उसका ज्ञान हासिल करें और उससे अपने जीवन में धारण करें। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ऐसी चाहत के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा हमारे जिम्मेदार साथियों ने ये निर्णय लिया कि हमें बुद्ध और उनके धम्म का वाचन कार्यक्रम ऑनलाइन जूम पर शुरू करना चाहिए। लेकिन सफलता भी हमें उतनी नहीं मिली है जितनी हम लोग अपेक्षा करते थे, जितनी चाहत हम लोग करते थे, उतनी सफलता नहीं मिली है। तो मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूं कि पुनः हमें फिर उसका शुरू से वाचन शुरू करना चाहिए और इस बार कम से कम हम लोग ऐसा प्रबंध करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके वाचन में सम्मिलित हों, उसको सुने। और बहुत सारे साथियों का
ये भी कहना है कि बुद्ध भिक्षुओं के द्वारा अगर इस धम्म का वाचन हो तो और भी बहुत अच्छा रहेगा। उसमें काफ़ी पवित्रता भी सम्मिलित होगी, काफ़ी उसमें उसका रोचक वाचन कार्यक्रम ये बन सकेगा। तो मेरे संपर्क में कोई भी पूज्य भिक्षु ऐसा नहीं है। यदि हमारे साथियों के साथ में कोई ऐसे पूज्य भिक्षु मिलते हैं, अगर परिचित हैं या यदि नहीं है तो वो खोज करें, तो उसमें समय-समय पर हम भिक्षुओं के द्वारा भी धम्म का वाचन शुरू कराएँ। क्योंकि जितने भी भिक्षु हमारे भारत में बने हैं, उन्हें त्रिपिटक का तो थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन बुद्ध और उनके धम्म को उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। तो शायद भिक्षुओं को ढूँढ पाना इसीलिए ज़्यादातर संभव नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश हम सब लोग करते हैं। और आज की जो वेबिनार है उसका विषय है कि जो पूरे वर्ष तक ये वाचन हुआ है, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा, क्या जाना, क्या अच्छा रहा, क्या अच्छा नहीं रहा, हम और बहुत क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर उनकी विचार आएँगे, उनकी राय आएगी। तो मैं अब आज के संचालक माननीय मास्टर बादल सिंह भट्ट जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसी आधार पर आज की चर्चा आप शुरू कराएँ। मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। हमने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए, पहले विचार रखने के लिए मध्य प्रदेश उमरिया जिले से बसंत रैदास साहब को अनम्यूट कर रहा हूं। बसंत रैदास साहब अपने आप को अपना माइक अनम्यूट करिए और अपनी बात रखें। बसंत रैदास साहब जी। जी सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज ठीक आ रही है? आवाज आ रही सर? जी आ रही है। आज के वेबिनार में उपस्थित सर्वप्रथम परम आदरणीय मान्यवर धर्म प्रकाश भारती साहब, जो राष्ट्रीय संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संचालन कर रहे मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, आदरणीय किशोर बौद्ध साहब राष्ट्रीय आचार्य, महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय अंजू बौद्ध जी एवं रविता बौद्ध जी, प्रोफेसर शाक्य जी एवं वेबिनार में जुड़े हुए सभी राष्ट्र के पदाधिकारी, प्रदेशों के पदाधिकारियों एवं संभाग तथा जिले के सभी पदाधिकारी व उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मुझे बोलना तो नहीं आता है, पर चूंकि संचालक महोदय का मुझे आदेश मिला तो मुझे कुछ अपनी बातें कहने का पहली बार ये मौका मिला है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस लायक न होते हुए भी मुझे ऐसा समझा गया और अपने विचार रखने की इजाजत मिली है। तो जो भी टूटे फूटे शब्दों में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं ये देखता हूं कि आज जो है, मैं जुलाई 2020 से पहली बार इसमें जुड़ा और तब से मैं लगातार जुड़ते चला आ रहा हूँ। खास तौर से मैं संडे के जुम में तो शामिल होता ही हूँ। बीच-बीच में कभी और मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाता हूँ, कभी-कभी मेरी मजबूरियाँ हो जाती हैं। फिर भी अभी तक जो मैंने देखा कि धम्म वाचन का जो कार्यक्रम माननीय संस्थापक महोदय के द्वारा एक सोची समझी नीति के तहत प्रारंभ किया गया था, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि मैं देखता हूँ जब से मैं जुड़ा हूँ कि हमारे संस्थापक महोदय की रणनीति बहुत ही सुलझी हुई और एक के बाद एक ऐसी नीति तैयार करते हैं कि राष्ट्र के सभी लोग उस पर चले अगर
तो बहुत बड़ा समाज का काम हो सकता है और हम समाज के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। तो जैसा कि आज का ये विषय है कि अभी पूर्व से जो चले आ रहे धम्मवाचन का जो समापन हुआ, उससे हमें क्या सीख मिली, क्या समझ में आया, क्या ठीक था, नहीं था, इस विषय पर बात रखने की इजाज़त मिली है। यह एक समीक्षात्मक बात होगी। तो चूँकि मैं बहुत ज़्यादा बुद्ध वचन का क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, बीच-बीच में मैंने किया है, काफ़ी वैसे। तो उसमें एक चीज़ ये मैंने देखा है कि वाचन बहुत ही सुंदर रहा, जितने भी वाचन करता रहे, उसमें कुछ बेटियाँ भी आई बीच-बीच में, महिलाएँ भी आई, हमारे विद्वान जन सभी इसमें भाग लिए और अपने मुखार बिंदुओं से धम्म का वाचन किया, जो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही उच्च कोटि का था। और उसमें सभी को पसंद भी आया होगा, ख़ास तौर से मैं तो ये समझता हूँ, चूँकि हालाँकि मेरे पास वो किताब है, पर मैं उसको शुरुआत करने के बाद थोड़ी दूर तक पढ़कर और उसको मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब धम्मवाचन शुरू हुआ तो मुझे भी रुचि हुई कि मुझे उस किताब को पुनः पढ़ना भी चाहिए, धम्मवाचन तो सुनना ही चाहिए, साथ-साथ पढ़ना भी चाहिए। और ऐसा सबको भी लगा होगा। तो एक बात ये मैंने ध्यान में मेरे आई है कि जब ये वाचन शुरू हुआ है और फिर अंत में इसका समापन भी हुआ, तो मैं ये देखा हूँ कि संडे के वेबिनार में तो लगभग सभी लोग उपस्थित होते हैं, अच्छी खासी संख्या बढ़ती है उसमें। लेकिन अन्य दिनों में जो कार्यक्रम 1 घंटे के होते हैं, उसमें संख्या बहुत कम हो जाती है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि संख्या दिनों-दिन उपस्थिति कम हो रही लोगों की, क्या वजह है? और मैं लोगों से यहाँ चर्चा करता हूँ, अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलने की कोशिश करता हूँ। जिन-जिन लोगों को मैंने जोड़ा था, उसकी सूची जो मैंने भेजी थी, उन लोगों से संपर्क करके मैं बात कहता हूँ कि भाई सब लोग जुड़ो, लेकिन वो लोग समय ही नहीं दे पाते हैं। अन्य किसी और जिन-जिन लोगों से मैं संपर्क करता हूँ, तो उनसे यही जवाब मिलता है कि भाई मैं फलाँ संगठन में जुड़ा हूँ, मैं फलाने बुद्ध संगठन में जुड़ा हूँ, कोई इससे जुड़ा है, कोई उससे, माने विभिन्न संगठनों में लोग जुड़े हुए हैं और कहते हैं यार हम अब किस-किस संगठन में जाएँ? तो बुद्ध के ही संगठनों में मैंने देखा कि कई संगठन यहाँ चल रहे हैं और सब में लोग बँटे हुए हैं। मैंने बसपा के ही मोस्टली, चूँकि यहाँ बसपा के साथी ज़्यादा हैं, उन कार्यकर्ताओं से भी मैंने अपने साथियों से बोला कि भाई इसमें आप लोग भी जुड़िए, भाग लीजिए, सुनिए, अगर अच्छा लगे तो आप इसमें लगातार जुड़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग कहते हैं भाई हमको बसपा से ऊपर से आदेश है कि हम इसमें बुद्ध धर्म के किसी कार्यक्रम में न जुड़े। तो लोगों के मन में ऐसी धारणा क्यों है, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है। मैंने उनसे कहा, एक सतना ज़ोन के प्रभारी थे, उनका शायद आदेश था, ऐसा कार्यकर्ता लोग बोल रहे थे कि भाई वो मना किए हैं। मैंने उनको फ़ोन लगा कर के बात की है कि भाई आप ये बताइए, जब बसपा के मंच पर आप आते हैं, तो सर्वप्रथम जब आप अपनी स्पीच शुरू करते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? संबोधन आपका किन महापुरुषों से शुरू होता है? तो निश्चित है कि आप भगवान बुद्ध या बाबा साहब अम्बेडकर से ही शुरू करते होंगे। फिर ऐसी क्या बात है कि आप बुद्धिस्ट संगठन में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें आप रोक लगाते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि बसपा में भी जितने कार्यकर्ता या समर्थक हैं, वो सब यही लोग हैं। बुद्ध के ही कार्यकर्ता जो है उसमें वोटिंग करेंगे। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। तो इस तरह से इग्नोर करना आपके लिए ये ठीक नहीं है। समाज में आप विघ्न डालते हैं। और इस तरह की जो ये बात हुई और फिर और लोगों से मैंने बात करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि आज हमारे ही लोग विभिन्न संगठनों में बँटे हुए हैं और एक के बाद एक राजनैतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, कई तरह के संगठन बँटे हुए हैं। जो भी एससी, एसटी, ओबीसी के संगठन हैं, उन सब में भी मैं ये देखता हूँ कि भारत की अ, बहुत संख्या है रविदासिया कौम की और ये कौम ऐसी है कि जो जागरूक है। इस जागरूक समाज के लोग विभिन्न संगठनों में बँटे हुए हैं। जैसे रविदासिया धर्म संगठन एक बना हुआ है,
उसमें मैं समझता हूँ 30-35% कम से कम देश की जनसंख्या उसमें जुड़ी हुई है। शेष सभी संगठनों में ये जुड़े हुए हैं और अग्रणी भूमिका भी निभा रहे हैं। तो कार्य तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी संगठनों में जुड़ करके कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। जो वांछित परिणाम हम चाहते हैं, वो निकल कर के सामने नहीं आता है। तो उससे एक ही पता लगती है कि भाई हम लोग विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं, हमारी ताकत बटी हुई है। हम कहीं एक जगह हो करके किसी एक विषय पर विचार-विमर्श नहीं कर सकते हैं, कार्य योजना तैयार नहीं कर पाते हैं। अलग-अलग हम संगठनों में बट कर के कार्य करते हैं और कार्य पूरा करते हैं, इसके बाद भी हमें सही परिणाम नहीं मिल पाता है। तो क्या हमें उस दिशा में भी कुछ विचार करना चाहिए कि देश में जितने भी हमारे एससी, एसटी या ओबीसी के बहुजन संगठन के लोग विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं, क्या उन पर कुछ ऐसी पहल करने की ज़रूरत है कि ये कभी एक मंच में आएँ अथवा एक-दूसरे से संपर्क में रहें, तालमेल में रहें और एक-दूसरे के कार्यक्रम में ये भाग लें? कुछ जो भी ऐसा राष्ट्रीय संस्थापक महोदय से मेरा निवेदन है, तमाम राष्ट्र के या प्रदेशों के जितने भी विद्वान साथी हैं, इस पर चिंतन ज़रूर करेंगे। मैं तो उस लायक नहीं हूँ, मैं सुझाव देना कहते हैं सूर्य के सामने दीपक दिखाना अच्छी बात नहीं होगी, पर एक ये धृष्टता मैं कर रहा हूँ शायद कि मेरे मन में ऐसा विचार आया, वो बात मैं अपनी रख रहा हूँ इसमें कि कुछ ऐसा हो कि हम लोग सब एक जगह हों, जो हमारी ताकत बटी हुई है, छोटे-छोटे संगठनों में लेकर के, वो एकत्रित हो और फिर हम एक विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ें, तो शायद इस देश में सबसे ऊपर ये बहुजन समाज का आदमी होगा और फिर वो जो चाहेगा वो कर सकता है। तो ये बात तो इस तरह की रही और चूँकि मैं संगठन में जुड़ा हूँ, अभी मैं ये देखता हूँ कि संख्या हमारी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है और अभी सभी प्रदेशों से संख्या जैसा होना चाहिए, वो संख्या हमें दिखाई तो नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है और इस दिशा पर क्या प्रयास हो और कोई उपाय हो, तो वैसा उपाय किया जाए, अपनाया जाए कोई ऐसी नीति, जिससे कि सब लोग उस पर इकट्ठित हों और दिन-प्रतिदिन इस पर जुड़ें और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से देश में एक नया संदेश जाए। हालाँकि मैं आज देखता हूँ कि जब से ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम चालू हुआ वेबिनार के माध्यम से और ज्ञापन वगैरह के कार्यक्रम हुए हैं, तब से सरकार में हलचल हुई है। मुझे भी ऐसा क्षेत्रों में दिखाई देता है और सरकार उस पर या तो अंकुश लगाने के लिए शायद ऐसा ही हो कि वो तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है, ताकि हम लोग जो है उस दिशा में आगे न बढ़ सके और किसी तरह का कोई रणनीति तैयार न कर सके, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इस पर और जोर पकड़ना चाहिए, इसको और गति देने की ज़रूरत है और कुछ नए तरीके हमारे मान्यवर राष्ट्रीय संस्थापक महोदय के दिल में तो बहुत तरह की बातें हैं और मैं जी, जी, उम्मीद जी। करता हूँ कि उत्तरोत्तर अपने हिसाब से एक के बाद एक क्रमिक रूप से वो अपनी नीति को अपनाते हुए हम सबको मार्गदर्शन करेंगे, जोड़ के रखेंगे क्योंकि मुझे बोलना आता नहीं है और जी, पहली जी, बार जी, आदेश सर। जी। इसलिए मैं अपनी एक छोटी-सी बात रखा सर, उसमें जो त्रुटियाँ हुई क्षमा चाहूँगा। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु बहुत-बहुत साधुवाद। साधु। आपकी बातों को माननीय भारती साहब तक पहुँच चुकी हैं। अब मैं नागपुर से हमारे वरिष्ठ साथी प्रकाश बोधी साहब से अनुरोध करता हूँ कि बुद्धन धम्मा को जो वाचन हुआ, उसमें हमें क्या और करना चाहिए, क्यों हम नहीं कर पा रहे, अपनी बात को रखें। माननीय प्रकाश बोधी साहब। तो नमो बुद्धाय जय भीम। अभिवादन करते हुए जैसा कि पिछले कई सप्ताह से इस महान ग्रंथ पे वाचन चल रहा था और समापन हुआ है और वो समापन उसकी समीक्षा के लिए आज हम एक से बात कर रहे हैं। बुद्धा एंड धम्मा ग्रंथ बाबा साहब ने
24 सितंबर 1951 को लिखना चालू किया। और बाबा साहब ने तो वैसा बहुत सारे ग्रंथ लिखे, हम सबको पता है, उनके एक ही खंड भी प्रकाशित हुए हैं, बाकी और भी ग्रंथ लिखे हुए हैं। लेकिन बाकी बुक्स लिखने में उनको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगे, लेकिन ये ग्रंथ लिखने में उनको जो 24 सितंबर 1951 से शुरू किया, तो 6 दिसंबर 1951 के बाद वो कंप्लीट हुआ। मतलब कि उनको 4-5 साल लगे। बाबा साहब को यह ग्रंथ लिखने में इतना समय क्यों लगा? वो तो चाहते थे, जो जैसा अशोक विजयादशमी 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा कार्यक्रम हुआ, वो चाहते थे कि उसी प्रोग्राम में वो ग्रंथ प्रकाशित हो, और सारे अनुयायी जो सामने 7 लाख 9 लाख जो भी धम्म दीक्षा समारोह में उपस्थित थे, उन सबको कॉपियाँ वितरित की जाए। लेकिन उनका वो कॉपी अशोक विजयादशमी 1956 तक वो कंप्लीट हो गई। फिर उनके उसके बाद 5 दिसंबर 1956 को रात में, ऐसा कहते हैं कि रात में 12-1 बजे तक उन्होंने वो प्रस्तावना वगैरह कंप्लीट किया, और उनका फिर महापरिनिर्वाण हुआ। उसके बाद जो मुंबई में जो एजुकेशन सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी है, उनके माध्यम से पहला ग्रंथ अंग्रेजी वाला नवंबर 1957 में प्रकाशित हुआ, पहला ग्रंथ। अब सोचने वाली बात यह है कि बाबा साहब ने यह ग्रंथ लिखने में 5 साल क्यों लगे? बाबा साहब को ये ग्रंथ लिखने में 5 साल क्यों लगे? जबकि उनके बाकी ग्रंथ जो है, जो भी उनको प्रकाशित हुए हैं, कोई ग्रंथ को 2 महीने लगे, कोई ग्रंथ को 4 महीने लगे, 5 महीने लगे। ये ग्रंथ लिखने में 5 साल लगे। तो इस पर ये भी सोचने वाली बात है कि जो बुद्ध के बारे में भी महान ग्रंथ लिखे हुए थे, जो अनेक भागों में बटे हुए हैं, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। उसमें भी विनय पिटक आया, धम्म पिटक आया, अभिधम्म पिटक आया। ये सारे ग्रंथ पढ़कर उसमें से मेरे आने वाले पीढ़ी को क्या देना है, क्या लिखना है, वो सारे ग्रंथ पढ़ने में और उसमें का सार निकाल, जिसको हम एवरेज बोलते हैं या सार बोलते हैं, वो सार कि आने वाले मेरा जो समाज है, ये तो कहीं भटक ना जाए, इसलिए वो सारे ग्रंथ पढ़कर और उसमें का सार निकालने में उनको प्रयास करते हैं। जिस चीज की जरूरत है आने वाले मेरी पीढ़ी को, भविष्य में मेरे आने वाले समाज को जिस चीज की जरूरत है, वही चीज उन्हें वो ग्रंथ में लिखी। सारी बातें, जैसा आज त्रिपिटक के बारे में मैं तो आलोचना कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं है, लेकिन जो भी आज त्रिपिटक के बारे में जो प्रचार प्रसार हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में या नागपुर में, ज्यादा ही हो रहा है। त्रिपिटक 2500 पहले की त्रिपिटक की वो गाथा पाली की गाथा पढ़ना, उसका हिंदी या मराठी में अर्थ समझा के बताना, तो वो उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है, उसमें भक्तिवाद या अध्यात्मवाद ज्यादा है। और बाबा साहब ने जो महान ग्रंथ जो दिया, उसमें जो लिखी हुई बातें है, वो क्रांति, मूवमेंट, चळवळ, बुद्ध धर्म ग्रंथ में बाबा साहब ने वो जो पूरा का पूरा जो था त्रिपिटक से वहां से बुद्ध की क्रांति कैसी थी, बुद्ध की मूवमेंट कैसी चलाई, बुद्ध के मूवमेंट को सक्सेस कैसे मिला। आज हम देखते हैं कि बुद्ध का कार्य को 100% सक्सेस मिला। कौन सा सक्सेस मिला? कि जो भी सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तब जो भी विषमतावादी सामाजिक परिस्थिति थी, वो विषमतावादी सामाजिक परिस्थिति को खत्म किया बुद्ध ने, और समानतावादी सामाजिक परिस्थिति स्थापन किया, सबको समान अधिकार। तो ये कार्य, इसको हम विद्या धर्म ग्रंथ के लैंग्वेज में बोलेंगे क्रांति, कि बुद्ध ने क्रांति किया था। और वो क्रांति सक्सेस करने के लिए मूवमेंट सक्सेस करने के लिए संगठन जो सारनाथ में स्थापन किया, नाम दिया संघ। उस जमाने में संघ नाम प्रचलित था, शाक्य संघ, कुरिय संघ, वज्जी संघ वगैरह संघ नाम प्रचलित था करके संगठन को नाम दिया संघ। और जो कार्यकर्ता निर्माण किया, जिसको हम भिक्षु बोलते हैं, तो भिक्षु का भी एक व्याख्या एक जगह ऐसी पढ़ने में आती है कि भिक्षु की व्याख्या ऐसी आती है कि त्याग, जो त्याग करने वाला इंसान, उसको भिक्षु कहा गया था उस जमाने में। इसलिए बुद्ध ने संगठन को नाम दिया भिक्षु संघ। ये संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से उन्हें और क्रांति करके उन्होंने उनको 100% सक्सेस मिला।
ये ऐसी सारी बातें बुद्धान धम्म ग्रंथ में लिखी हुई है। हम त्रिपिटक, अभी कुछ लोग हम जब बात करते हैं कि भी त्रिपिटक का आप क्यों पढ़ते हो, बुद्धान धम्म ग्रंथ क्यों नहीं? नहीं, नहीं, बाबा साहब ने तो त्रिपिटक ही लिया है बुद्धान धम्म ग्रंथ, इसलिए हमने त्रिपिटक ही पढ़ना चाहिए। अरे भई आपको त्रिपिटक पढ़ने में पूरा लाइफ जाएगा, पूरा लाइफ भी कम पड़ जाएगा, इतना वो 84,000 उसके खंड है। तो उतना सारा पढ़ने में आपका पूरा लाइफ जाएगा और उसमें से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बुद्धान धम्म ग्रंथ लिखने में जो बाबा साहब को 5 साल लगे, उसका कारण ही ये है कि मेरे आने वाले पीढ़ी को, मेरे आने वाले समाज को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये महान ग्रंथ का आपने पिछले कई सप्ताह से वाचन किया और सारे समाज ने वो सुना और मैं तो चाहता हूँ कि ये हर घर में रहे और पढ़ते रहे, ताकि हमें ये देखना है कि बुद्ध को सक्सेस कैसे मिला। बुद्धान धम्म ग्रंथ जब मैंने जब 1990 में जब वो पढ़ना चालू किया, तो पहले-पहले तो मुझे वो भी भक्तिवाद, मैं एज़ ए भक्तिवाद करके ही उसको पढ़ता था, एज़ ए भक्तिवाद करके। लेकिन जैसा-जैसा आरबीएम जब आगे आई, मैं आरबीएम से जुड़ा और आरबीएम के माध्यम से जब मैंने कैडर कैंप किए, ट्रेनिंग कैंप किए, किशोर बुद्ध सर के, बाकी जो ट्रेनर के, तब मुझे पता चला कि बुद्धान धम्म ग्रंथ में ये भक्तिवाद नहीं है, इसमें क्रांति है लिखी हुई बाबा साहब ने, मूवमेंट है। तब और जब मैंने पढ़ना चालू किया, तब मेरे समझ में आया कि नहीं, बुद्धान धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने मूवमेंट लिखी हुई है कि बुद्ध की मूवमेंट कैसी थी, कैसे उन्होंने संगठन स्थापन किया, कैसे कार्यकर्ता निर्माण किया और कैसे कार्यकर्ता के माध्यम से उन्होंने सक्सेस दिलाया समाज को। ये सक्सेस दिलाने के लिए 2-4 जो इम्पोर्टेंट बातें वहाँ बुद्धान धम्म ग्रंथ में आती है कि संगठना, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता निर्माण की प्रोसेस, कार्यकर्ता के लिए नियम, कार्यकर्ता द्वारा नियम का कठोरता से पालन, उल्लंघन करने पर पनिशमेंट का प्रावधान और सत्ता की जोड़, मतलब राजा का साथ। जो भी राज्य में जाते थे उनका भिक्षु संघ या खुद बुद्ध, तो राजा उनके कार्यों से, उनके आचरण से प्रभावित होते थे। राजा खुद बुद्धिज्म को ग्रहण करते थे और अपने राज्य में लागू करते थे। इसका मतलब बुद्ध को उनको कार्य में सक्सेस मिलने में सत्ता का भी बहुत बड़ा योगदान है, यानी राजा का। ये होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऐसा आता है कि 2500 साल पहले का बुद्धिज्म आज के परिप्रेक्ष्य में, प्रेजेंट बुद्धिज्म में हम कैसे समाज को बताते हैं। 2000 पहले की गाथा पढ़ के बताना, उसका अर्थ बताना, लेकिन प्रेजेंट बुद्धिज्म जैसा सावित्रीबाई फुले की जयंती है, तो हम सावित्रीबाई फुले के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने जो कार्य चालू किया, वो कार्य जो बुद्ध ने महिला विंग स्थापन किया था, उसको हम बोलते हैं भिक्खुनी संघ। बुद्ध ने महिला विंग स्थापन किया था, जिसको भिक्खुनी संघ कहा जाता है। वही भिक्खुनी संघ ने जो कार्य किया, तो उस जमाने के महिलाओं में उनमें जागृति लाई थी। वो ही लिंक पकड़कर आज हम सावित्रीबाई की बात करते हैं, मातोश्री रमाई की बात करते हैं, या झलकरी बाई की बात करते हैं, जो भी आज की महिला नायिका है, महानायिका। तो ये जो आज प्रेजेंट बुद्धिज्म बताते हैं, हमें ये बताना है कि बुद्ध ने महिला भी स्थापन किया था, भिक्खुनी संघ। या आज जो बुद्ध को सक्सेस मिला था, वो सत्ता की जोड़, तो वही सत्ता की जोड़ घनश्याम साहब ने दिला हमको। सत्ता की जोड़ आज उत्तर भारत में समाज में जो भी जागृति आई है, घनश्याम साहब के पहले संगठन बहुत थी, भारतीय बौद्ध महासभा थी, आरपीआई था, समता सैनिक दल था, लेकिन ये संगठना उत्तर भारत तक नहीं पहुंच पाई। और जो मूवमेंट है महापुरुषों की या बुद्ध की मूवमेंट है, ये उत्तर भारत तक नहीं नहीं पहुंच पाई। वो पहुंचाने का जो कार्य है, वो माननीय घनश्याम साहब ने किया। तो प्रेजेंट बुद्धिज्म में आता है घनश्याम साहब का कार्य। घनश्याम साहब ने जो भी कार्य किया, वो प्रेजेंट बुद्धिज्म में आता है। या हम आज भी जो भी कार्य हो रहा है, मूवमेंट का जो सक्सेस मिल रहा है, तो ये है प्रेजेंट बुद्धिज्म। यानी 2500 साल पहले के लिए बुद्धिज्म को कड़ी को जोड़ना। जैसा बुद्ध को सत्ता की जोड़ मिली, करके बुद्ध को सक्सेस मिला, वही कड़ी को जोड़कर बाबा साहब ने बोला, जाओ अपने घर के दीवार पर लिख के रखो कि आपको शासन करती जमात बनना है, को संगठित शिक्षित बनो, संगठित बनो। या माननीय कान्हा साहब ने वही वही कड़ी को जोड़ा, उसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये ये बुद्ध के कार्य की कड़ी जोड़ती है। ये हो गया प्रेजेंट बुद्धिज्म। तो ऐसी
जो बुद्धिज्म बताते हो, हम जो बुद्धिज्म की बातें करते हैं 4 लोगों में मिलकर है या कहीं मंच पे प्रोग्राम होता है या कहीं भी जब बैठकें होती है, तो बुद्धिज्म बताते वक़्त 2500 साल पहले के बुद्धिज्म जैसा महात्मा बुद्ध जो कार्य किया, भले उन्होंने बुद्ध का नाम ना भी लिया हो, लेकिन कार्य जो किया वो बुद्ध का कार्य था। आज 1500 साल जो मूलवादियों ने प्रतिक्रांति किया, जो बुद्धिज्म भारत से नष्ट हुआ था, जब धीरे-धीरे बुद्धिज्म आ गई तो महात्मा बुद्ध ने जो कार्य किया वो बुद्धिज्म का ही कार्य को आगे बढ़ाया। साहू जी महाराज जो कार्य किया, वो बुद्धिज्म के कार्य को ही आगे बढ़ाया। बाबा साहब ने जो कार्य किया, वो बुद्धिज्म का जो कार्य जो नष्ट हुआ था इस भारत देश से, पतन हुआ था, वही कार्य को आगे बढ़ाया। आइंस्टाइन साहब ने जो कार्य किया, वही कार्य को आगे बढ़ाया। तो ये प्रेजेंट बुद्धिज्म हमें बताने आना चाहिए कि कहीं भी मंच से प्रोग्राम थे, कहीं भी मीटिंग में, बैठक में। और बाकी बुद्ध धम्म ग्रंथ के बारे में तो क्या बोलना है, वो तो महान ग्रंथ है। बाबा साहब ने मैंने पहले बताया कि उनको लिखने में 5 साल लगे। मतलब उन्होंने कितनी मेहनत की होंगी वो ग्रंथ लिखने में, कितना वो हमारे लिए कितना महान ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ की हमने जो भी इज़्ज़त करनी चाहिए या जो भी उनका इम्पोर्टेंस जो समझना चाहिए हमने, वो धीरे-धीरे अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से समाज को समझ में आ रहा है कि बुद्ध धम्म क्या है। हमें यदि संगठन में सक्सेस चाहिए, तो बुद्ध धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने बातें लिखी हुई है कि संगठन, कार्यकर्ता और कार्यकर्ता का त्याग और कार्यकर्ता का कार्य। इस कार्य से समाज प्रभावित हो और समाज बाद में उसके पीछे पड़े, उसके माध्यम से हम रोल मॉडल तैयार करें। रोल जी मॉडल जी तैयार जी 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 बुद्ध धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने जो लिखा हुआ है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो हमने समझनी चाहिए। वो एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से समझ में नहीं आती। उसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड है, बाबा साहब की उसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड है कि एक बार, 2 बार पढ़ने से समझ में नहीं आती। वो बार-बार पढ़ते रहना पड़ता है और बार-बार जो अपने ट्रेनिंग कैंप है, जो किशोर बुद्ध सर लेते हैं, बाकी माधव सिंह बुद्ध सर लेते हैं, वो ट्रेनिंग कैंप भी बार-बार सुनना पड़ता है। तभी वो बुद्ध धम्म ग्रंथ में क्या लिखा है वो समझ में आता है। पढ़ने से कुछ चीज़ बातें समझ में नहीं आती, तो ट्रेनिंग कैंप करने से वो समझ में आती है। तो मेरा तो निवेदन ये रहेगा कि बार-बार ट्रेनिंग कैंप हो, इसके जैसा कोरोना के पहले होते थे। किशोर बुद्ध सर के बोलो या बाकी लोगों के, तो बार-बार ट्रेनिंग कैंप होते थे, वो ट्रेनिंग कैंप बार-बार हो और वो ट्रेनिंग कैंप सुने, बुद्ध धम्म ग्रंथ भी पढ़े, ताकि ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, बुद्ध का कार्य कैसा था, उनको शक्ति कैसा मिला, वो समझ में आए। और बाकी तो कुछ बताने लायक है ही नहीं। आप ये ऐसा ग्रंथ और पढ़ना चाहिए, यही मेरा सबसे निवेदन है। और बाकी तो कुछ है नहीं बोलने लायक, दूँगा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है। अब मैं हमारे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से रविता बौद्ध जी को आमंत्रित करता हूं, वह विषय पर अपनी बात रखें कि हमें बुद्ध एंड धम्मा से आपको क्या प्रभाव पड़ा और आप और क्या सीखेंगे। रविता बौद्ध जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माधव सिंह जी। अपनी बात रखने से पहले महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं त्रिमान नमन करती हूँ और आज जुड़े सभी माननीय सदस्यगण जिनको मैं नमो बुद्धाय जय भीम कहती हूँ, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय धम्म प्रकाश भारतीय बुद्ध जी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ। और आज जितने भी हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, प्रीतपाल सिंह जी संयोजक पंजाब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जगदीश चंद्र बौद्ध जी संयोजक हरियाणा, दिनेश पटेल जी दादर नगर हवेली से, बसंत लाल रैदास जी कार्यकर्ता राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और प्रकाश चंद्र बोधि जी जिसको आज अभी हम सुने हैं और बहुत ही डिटेल में इन्होंने सारी जानकारी दी है। बसंत जी ने भी सारी जानकारी दी है और बहुत अच्छी जानकारी अभी प्रकाश बोधि जी से मैंने सुना है। आज के विषय पे हम जाते हैं, बुद्ध एवं उनका धम्म पे समीक्षा, जिसकी फीडबैक हमको देनी है। किसी पुस्तक को पढ़ने से उतना इंटरेस्ट नहीं आता जहां तक कि मुझे समझ में आता है, लेकिन उसको अगर हम सुनते हैं, कोई पढ़ रहा है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? लेकिन किसी पुस्तक को या किसी वाचन को अगर हम लगातार सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी कैच होता है और यही कारण है कि जब कोई कैडर होता है और जहां हम बैठ जाते हैं तो वो चीजें क्लिक कर जाती है, वो चीजें हमारे जहन में रह जाती है। बुद्ध एंड धम्मा का वाचन करने के लिए कई बार मैंने चाहा और उसको मैं पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उतना समझ में ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़े। लेकिन जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं उसमें कि इंटरेस्ट बढ़ते जाता है और वो इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से फिर उस ग्रंथ को
पढ़ने का मन करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि उसका वाचन कंटिन्यू होता रहे। और जहाँ डिमांड आ रही थी कि इसका वाचन भिक्खुनी करे या भिक्खु करे, तो ये बहुत अच्छी एक पहल रहेगी। मैं यहाँ का एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगी। हम लोग छत्तीसगढ़ में एक शुरुआत किए थे। हमने वीकली मीटिंग शुरुआत किए थे और वीकली मीटिंग हम हर बौद्ध विहार, जहां जहां अपने बौद्ध विहार है वहां वहां संडे के दिन जाके दोपहर के समय में हम 2 घंटे का एक शुरुआत किए थे। धम्म वाचन, महिलाओं को जागृति, ये सब। लेकिन जैसे हम सारी महिलाएं जाती थी और बात करती थी, उसका उतना असर नहीं पड़ता था। लगता था कि चलो आए हैं, हम बैठ जाते हैं। लेकिन जब शुरुआत हम यहाँ के भिक्खु से किए, कि हमने कहा बंते जी आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलने से जो एक महत्व होगा। तो वो जो शुरुआत हमने किए थे, तो यहाँ पे जो पहल हुई थी उसकी, तो बहुत ज्यादा लोग उसको जुड़े थे, बहुत ज्यादा लोग उसको सुन पा रहे थे। तो हमारे धम्म गुरुओं का यहाँ पे अगर आ जाते हैं और वो बताते हैं, तो वो ज्यादा और प्रभावित हो जाएगा। और ये जो धम्म वाचन की जो बात हो रही है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं, कि है तो सबके यहाँ सारी चीजें, बुक्स वगैरह सब चीज है, लेकिन वो निकाल के पढ़े या उसको सुने। मुझे नहीं लगता कि और ये अगर हम अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तो सारी चीजें जो शुरुआत करते हैं, धम्म प्रकाश भारती जी, उसका तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो अच्छे अच्छे और चुनिंदा चुनिंदा विषय को लेके आते हैं, कि कैसे हम जनता तक अपनी बातों को समझा पाए, कैसे लोग हमको सुन पाए और बहुत आसानी से उस चीज को ग्रहण कर पाए। और मैं काफी प्रभावित हुई जब मैं पहली बार इसमें देखा कि बुद्ध और धम्म का भी वाचन होता है। हमने अदर धर्मों में देखा था कि इसका वाचन, उसका वाचन, ये वाचन हो रहा है, वो वाचन हो रहा है, बचपन से सुनते आ रहे थे। लेकिन जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जब इसकी शुरुआत हुई, तो मन गदगद हो गया कि यस, हमारे साथ भी कोई हमारा एक विंग है जो इन चीजों को करते आ रहा है और इन चीजों को पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये हम में थोड़ी सी कमी है कि हम लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। और कई कारण अभी हमारे सामने प्रकाश बोधि जी ने बताया, बसंत जी ने बताया, कैसे बहुत से कारण हमारे सामने आते हैं कि लोग कोई ना कोई बहाना करके अपने आप को उससे काट लेते हैं या न जुड़ने के बारे में अपनी लोग मनसा बताते हैं। लेकिन ये जो शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है, जिसकी मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा करती हूँ और ये कंटिन्यू होना चाहिए। और अगर अपने साथ भिक्खु या भिक्खुनी अगर जुड़ जाती है और इस शुरुआत को और करती है और बुद्ध धम्म का वाचन करती, तो उनका जो बताना रहता है वो बहुत प्रभावशील होता है। न चाहते हुए भी व्यक्ति जुड़ेगा उससे और उसको सुनने की कोशिश करेगा। और ये बहुत अच्छी पहल है हमारे में और कंटिन्यू होना चाहिए। एक बार तो हो चुका है, लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अधिक से अधिक लोगों को इसको जोड़े और लोगों को सुने, क्योंकि बौद्ध एंड धम्म बहुत छोटा सा ग्रंथ नहीं है। उसमें जो लिखी अभी जो पूरा विस्तार से प्रकाश बोधि जी ने बताया, वो भगवान बुद्ध की एक क्रांति है। कि जब हम नहीं पढ़े थे तो ये भी लग रहा था एक ग्रंथ है, बस पढ़ना है ये, लेकिन उसमें जो लिखी सारी चीजें हैं, जो कंटिन्यू जो हम पढ़ते जा रहे हैं, उसको सुनते जा रहे हैं, उसको समझ रहे थे, एक बुद्ध की क्रांति। और बुद्ध की क्रांति छोटी मोटी क्रांति नहीं थी, वो क्रांति सारी सीखने की क्रांति है, संगठन को सीखने की क्रांति है, संघ कैसे बने, उसका उद्देश्य क्या था, उसको सीखने की क्रांति है उसमें। और उसको अपने जीवन में कैसे ग्रहण करें, वो बहुत जरूरी है। मोदी जी ने जैसे बताया कि बाबा साहब ने 5 साल तक समय लगाया था उसको लिखने का, क्या कारण था? क्योंकि आज भी हम कहीं देखते हैं तो बौद्ध को चमत्कार में ही बताया जाता है, उसको उसके चमत्कार के रूप को दिखाया जाता है। लेकिन बाबा साहब ने जब बुद्ध एंड धम्मा जब लिखे, तो वो सारे चमत्कार को भी हटा के जो लिखा है उन्होंने, हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है। त्रिपिटक की जैसे हम बात करते तो उसमें 5 सूत्र और भी है। उन सारी चीजों को किस तरह उसमें रखा गया, जिसकी वजह से आज के जीवन में हमको बहुत सारी चीजें उससे सीखने को मिलती कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, हम अपने जीवन को बुद्ध एंड धम्मा के अनुसार कैसे ढाल सकते हैं, हमारे लिए संगठन का मतलब क्या होता है, और संगठन से अगर त्रुटि कुछ हो जाती है हमसे, तो उसमें हमको दर्द का भी विषय क्या होता है। तो अपने जीवन में ढालने के लिए बहुत अच्छी बातें बुद्ध एंड धम्मा में लिखी हुई है। और बाबा साहब ने सोच समझ के इतना बड़ा ग्रंथ हमको दिया होगा कि कैसे हम अपने जीवन को निखार ला सके उसमें। और प्रकाश बोधि जी ने तो बहुत सारी चीजों को बहुत डिटेल में बताया है, मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि जैसी जो पहल आ रही है कि कोई भिक्खु या भिक्खुनी यहाँ पे आए और वाचन करे, तो मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और जो बातें आ रही है, तो कुछ भिक्खु हमारे संगत में भी है, बहुत मित्रवत उनसे व्यवहार हमारा है। हमने उनसे बात भी किया था, बादल साहब ने जैसे बात करने के लिए हमको कहा था, तो हमने उनसे बात भी कहा था, वो तैयार भी है।
और अपना समय भी देने के लिए तैयार है, तो मैं चाहूंगी कि हम उनसे एक बार और बात करें और पुनः हम बुद्ध एंड धम्मा का वाचन प्रारंभ करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय बौद्ध साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी और कम समय में रख दी और विषय पर रखी। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं हमारे गुजरात और दादर नगर हवेली के बीच सिलवासा से दिनेश भाई पटेल से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और विषय पे अपनी बात रखें और समय के अनुसार रखें। दिनेश भाई पटेल साहब। दिनेश पटेल साहब। जय भीम। जय भीम। तथागत महामानव गौतम बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन समाज का नायक मान्यवर कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि वंदन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यकारिणी सदस्य अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोध जी तथा અહીં उपस्थित सभी राज्यों के सह संयोजक तथा सदस्यगण, साथियों, आज का जो हमें टॉपिक दिया गया है बुद्ध और धम्म वाचन की समीक्षा का फीडबैक देना है। तो साथियों, हमें आगे के जो वक्ता जो थे उसने इस बारे में बहुत सारी चीज को बहुत विस्तार पूर्वक हमें बताने की कोशिश की। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, बुद्ध और धम्म की वाचन की समीक्षा इसलिए इतना जरूरी था और इतना जरूरी इसलिए है कि साथियों, आज जो बुद्ध धम्म जो सम्राट अशोक के जमाने के अंदर जो बुद्ध धम्म का जो पूरा भारत बुद्धमय था, तो उस जमाने में तो बुद्ध की हर बातों को लोग समझते थे। लेकिन आज के जमाने में, आज का जो टाइम है, जो चंद्रगुप्त सम्राट अशोक का जो 10वां राजा बृहस्पति के बाद, उसका कत्ल के बाद, साथियों, इस देश के अंदर जो बौद्ध धम्म है उसको नेस्त नाबूद करने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो साथी मित्रों, आज जो हमें इसकी आवश्यकता इसलिए है कि इस देश से बौद्ध धम्म को पूरा नेस्त नाबूद करने का काम किया है, तो हमें फिर से इस धम्म को फिर से वापस अगर लाना है तो हमें बहुत सारी कोशिश जारी रखना पड़ेगा। साथियों, बौद्ध धम्म अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो हमारा कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथियों, ये बौद्ध धम्म जो है ये हमारी जड़ है, हर संगठन की जड़ है। इसलिए हम आज जो संगठन बनाते हैं वो लंबा इसलिए नहीं चल सकता है क्योंकि लोग महापुरुषों और गौतम बुद्ध को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारा जो संगठन है वो लंबा नहीं चल सकता है। तो साथी मित्रों, हमें ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से हमें जो ये बौद्ध वाचन की जो प्रक्रिया चल रही थी, वो प्रक्रिया हमेशा चालू रहे, ऐसा मेरा सुझाव है। क्योंकि आगे मैडम रविता बोध जी ने बताया कि पढ़ने से ज्यादा सुनने में ज्यादा लोगों को समझ में आता है। पढ़ने वाला आदमी पढ़ लेता है लेकिन आखिर में वो उतना समझ नहीं पाता है। लेकिन जब हम समझाने वाले अगर उसको पढ़ेंगे तो वो समझने में बहुत इजी रहेगा। तो साथी मित्रों, मेरा तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से निवेदन है कि हमें इसको कंटिन्यू रखना है। अगर कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो हमें
हमें और हमारा समाज कहीं अंधविश्वास और पाखंड के ओर चला जाता है। साथियों, अपने समाज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो संत और महापुरुषों बनते लोग जो हैं, वो बहुत सारे मिसगाइड करते हैं, अंधविश्वास और पाखंड की बात करके समाज को गुमराह करने का काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से ही हमें जो शुद्ध चीज़ जो मिलेगी, वो वहीं से मिल सकती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने संपर्क किए, तो बहुत सारे लोग जो कर्मकांड की बात करते हैं, तो साथी मित्रों, ये कर्मकांड और पाखंड जहाँ आता है, वहाँ मुझे तो तुरंत मालूम हो जाता है कि बुद्ध के जो ज्ञान है, बुद्ध का जो ज्ञान है, जो धम्म है, उसमें कहीं पे भी ऐसी चीज़ें मैंने कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन आज के समय के अंदर जो है, हमारे समाज को गुमराह करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग जो हमेशा धम्म को अ, कहीं उल्टी दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो साथी मित्रों, मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस वांछन को हमेशा चालू रखे और आगे बढ़े। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, बहुत नमो बहुत बुद्धाय। साधुवाद पटेल साहब, आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को रखा है। आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको जारी रखा जाएगा। अब मैं हमारे वरिष्ठ साथी हरियाणा के संयोजक माननीय जगदीश बोध चंद साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जगदीश चंद बोध साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज क्लियर हो रही है सर? जी क्लियर। तथागत बुद्ध जी को नमन करता हूँ। महामानव विश्व रत्न बुद्धिस्तव बाबा साहब को याद करते हुए, मान्यवर कांशीराम जी की जीवन संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। माननीय धर्म प्रकाश भारतीय जी, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक जी को व राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सेंट्रल कमेटी के विद्वानों को, उपासकों, उपासिका अंजू बोध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, उपासिका राजेश साक्या जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला विंग, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा व सभी प्रदेशों के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ी मेरी बहनें, भारत के सभी राज्यों के संयोजक व सह संयोजकों, कार्यकारिणी सदस्य गणों को नमन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वेबिनार से जुड़े सभी पुरुषों, महिलाओं व युवाओं को बहुत बहुत साधुवाद, आभार। माननीय आज के वेबिनार से के वक्तागण एडवोकेट कृतपाल सिंह जी, संयोजक पंजाब आरबीएम, माननीय धनेश भाई पटेल जी, संयोजक दादर नगर हवेली आरबीएम, माननीय उपासिका रविता बोध, सचिव महिला विंग आरबीएम छत्तीसगढ़, माननीय बसंत लाल रैदास जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरबीएम मध्य प्रदेश, माननीय प्रकाश चंद बोध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरबीएम महाराष्ट्र, और आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संचालक बादल सिंह बोध जी, मेरे को जो आज ये मौका मिला है, जी जी, बहुत ही गहरी मन से मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। जो मेरा अनुभव हुआ है जी, कि जब से मैं वेबिनार से जुड़ा हूं, जो मेरे अंदर ऊर्जा पैदा हुई है, वो मैं आपको किन शब्दों से व्यक्त करूं। महसूस किया जा रहा है कि तरह तरह के वक्तागण, मेरी बहनें, मेरी बड़ी बहनें, जो ये सिस्टम भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा संस्थापक जी ने इतने उच्च गुणों वाले विद्वान लोगों की कमेटी जो संगठित की है,
मैं जब से जुड़ा हूं उससे पहले का मैं अपना अनुभव व्यक्त करता हूं कि एक जैसे जंगल में खोया हुआ इंसान भटका हुआ फिरता है, यही महसूस शायद हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने महसूस किया होगा कि हमारे राष्ट्र के जो लोग हैं वो भटक रहे हैं। और जो मेरे को महसूस हुआ, जो मेरे को ऊर्जा पैदा हुई कि बौद्ध धर्म है क्या। जिन महापुरुषों को, संतों महापुरुषों को हम जयंतियां मनाते हैं, उनके अंदर जो संघर्ष की भावना पैदा हुई और उन्होंने संघर्ष मानव जाति के लिए किया, मैं ये समझता हूं कि वो बौद्ध धर्म ही था जिसको ध्यान में रखते हुए वो संघर्ष कर पाए। और बाबा साहब जी ने जो हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ तैयार करके दिया है और उसका जो वाचन हर बुधवार को जो हो रहा है, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से रविवार को, शनिवार को, सोमवार को और ये बुधवार को जो वाचन वेबिनार पर दिखाए जा रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि हम जुड़ते तो जा रहे हैं। और जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो विचारधारा है, जो हम लोगों से चाहती है कि हम जुड़ करके क्या करना है, वो मैं जो महसूस किया है, हमारे अंदर जो प्रेरणा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने पैदा की है, मैं ऐसा समझता हूं कि इंसान के आगे कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर सकता है। जैसा मेरे को प्रेरणा मिली है कि जितने भी मेरे हरियाणा स्तर पे जितने संगठन हैं, मैं उनकी अपनी बात मनवाने के लिए सफल हो रहा हूं। जैसे अनुभव के आधार पे कांशीराम ब्रिगेड हमारे पंजाब हरियाणा में बहुत ही अच्छे स्तर पे तैयार हुई है, और मैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे पिछले महीने मिला और बहुत अच्छे विस्तार से उनके सामने ये बातें रखी, और उन्होंने महसूस किया कि इस धर्म की बहुत आवश्यकता है, तभी हम ये कांशीराम ब्रिगेड या दूसरे जो भी संगठन हैं वो चला पाएंगे, वरना अधूरे रह जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि कंधे से कंधा मिलाकर पूरे हरियाणा के अंदर ये हम धम्म चेतना जगाएंगे और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 2, माननीय धर्म प्रकाश बोध जी व बादल सिंह बोध जी, मैं अगला रास्ता ये चुना है कि मेरे अंदर ऐसी भावना पैदा हुई है आपके माध्यम से कि मैं उसको कर पाऊंगा। वो है कि भिक्षु और भिक्षुनी के माध्यम तो है ही है, लेकिन हम अंदर से तो भिक्षु हैं ना। माना कि हमने चीवर नहीं डाला, अगर हम अंदर से भिक्षु हैं, बनते हैं, तो उसकी आवश्यकता हमें आगे बढ़ाने की क्या है। मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि जब वेबिनार से जुड़ा था और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मेरे को जो प्रेरणा मिली थी कि किसी चीज को समझना, और अगर वो सही तरीके से समझ में आ जाए तो हम उसको समझा सकते हैं। तो हमें जो समझ में आया कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि जैसे संविधान है वो भी धर्म के ऊपर ही आधारित है। आज पूरा देश इस संविधान, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के पर रास्ते पे चल रहा है, जिसके कारण से हम सभी को प्रेरणा मिल रही है। तो एक जो हमारा संविधान ग्रंथ है और एक बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्धा एंड उसका धम्म ग्रंथ है, इन दोनों की मानव जाति को बहुत आवश्यकता है। मैं अपने विचारों से बताता हूं और मैं कर पाऊंगा, ऐसी ऊर्जा मैंने अपने अंदर पैदा की है आपके माध्यम से कि गांव-गांव में बुद्धिजीवी 5-5 जेंट्स और लेडीज जो इस चीज को समझ पाएंगी, उनका संगठन बना करके ये संविधान और जो ये हमारा बोर्ड उसका ग्रंथ है, उसमें गांव-गांव के अंदर उस कमेटी के द्वारा जितने हमारे अंबेडकर भवन बने हुए हैं
उनमें हम अपने बच्चों को, अपनी औरतों को और जैन समुदाय को अगर हम वहां तक इसको प्रसारित कर देते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मानव जाति के लिए संदेश होगा कि हम सभी को मिलकर के, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने हमारे जैसों को चुनकर के जो आशा जिताई है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम इस काम को आपके माध्यम से जब भी प्रेरणा आपसे मिलती रहेगी और ये जो सार अंदर हमारे चल रहा है, जो ऊर्जा विद्यमान हो रही है, हम इसको मानव जाति के लिए ये कल्याण कर पाएंगे। और मैं आपसे बेनती करता हूं कि मेरे हरियाणा के जितने भी गांव हैं, समय समय पर, जैसे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से हमने शुरू किया है, पंचकुला और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इसमें जो मेरे साथ संगठन में जुड़ रहे हैं उनको ये प्रेरणा दी है कि हम इन दोनों ग्रंथों को, संविधान को और इस बुद्धा एंड उसका धम्म ग्रंथ को, हम गांव-गांव में कमेटियां बना करके वहां पर प्रसारित करने की कोशिश करेंगे और इसको उपलब्ध कराने की ये आपकी जिम्मेदारी देता हूं कि जो भी इसका मूल्य होगा हम इसको देंगे और गांव-गांव तक फैलाएंगे। और मैं आगे जितने भी हमारे आज तक के, जैसे कि हमने कहा है कि इसको हम कर पाएंगे, तो इसमें सब कुछ तो है जो इंसान को चाहिए। वो क्या है कि इसमें एक संघर्ष है नारी मुक्ति के लिए, इसमें विचारधारा इंसानियत के लिए, इसमें विचारधारा जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए, इसमें पुकार है सोए हुए समाज के जगाने के लिए, और एक आवाज है दबे हुए जमीर को जगाने के लिए। इसमें वो विचार है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए। उसमें वो ललकार है देश में बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए। इसमें एक हथियार है आदमी का शोषण रोकने के लिए। इसमें सब कुछ तो है और मैं बेनती करता हूं कि इसको कंटिन्यूस रखिए और ये ऊर्जा हमारे अंदर बनी रहेगी और मैं इसको गांव तक पहुंचा के रहूंगा। मैं ऐसा आपसे बेनती करता हूं और ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपने खुद के विचार जो मेरे अंदर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे ऊर्जावान साथी और पंजाब वीरों की भूमि है और मान्यवर साहब भी पंजाब से ही अपनी क्रांति को लाए थे, तो मैं एडवोकेट प्रतिपाल साहब, संयोजक पंजाब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और आज विषय पर अपनी बात रखें। एडवोकेट प्रतिपाल साहब। तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संतों को नमन करते हुए, आज की वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए मान्यवर धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरबीएम जगदीश चंद्र बौद्ध जी, संयोजक हरियाणा आरबीएम दिनेश भाई पटेल जी, संयोजक दादर नगर हवेली आरबीएम उपासिका रविता बौद्ध जी, सचिव महिला विंग आरबीएम दर्शनलाल रैदास जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरबीएम मध्य प्रदेश प्रकाश चंद बोधी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरबीएम महाराष्ट्र, और आज के संचालन करते हुए मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी और सभी प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक और कार्यकारिणी सदस्य और जो भी आज हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं सदस्य, सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि बुद्ध धर्म और उनके जो बारे में समीक्षा और फीडबैक है, उसके लिए जो आज की मीटिंग की गई है, उसके लिए सबसे पहले मैं धर्म प्रकाश भारती जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमें इस टॉपिक के और ग्रंथ के बारे में जो एक वेबिनार सीरीज शुरू की थी, जिससे हमें इस ग्रंथ के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज जो है मिलनी शुरू हुई। और हमें इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी
क्योंकि हम जो पहले जो समाज में बौद्ध धर्म के बारे में यही बताया गया था जी, वो भी एक ईश्वरीय शक्ति है। लेकिन जैसे जैसे हम इस ग्रंथ को पढ़ते गए और सुनते गए और उससे हमें पता चला कि बाबा साहब ने जो इसके ऊपर मेहनत की, 5 साल जो इस मेहनत को करके उन्होंने असल में जो बौद्ध धर्म के जो उसकी भावना थी, उसको जो इस धर्म एक ग्रंथ में जो संयोजित किया है, उससे हमें पता चला कि ये जो असल में जो है वो एक धर्म जो है वो हमारा बौद्ध धर्म जो है वो बाबा साहब के द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ है उसमें ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब बाबा साहब छोटे थे तो उनके परिवार में भी पहले महाभारत और रामायण के ग्रंथ की वाणी चलती थी, लेकिन बाबा साहब को उनके ऊपर पूरा यकीन नहीं होता था कि ये भी कुछ ऐसा हो सकता है। और जब बाबा साहब ने अपना 4th क्लास की श्रेणी में पास किया तो उनको उनके जो एक पिताजी के दोस्त थे कैलोस्कर जी, उन्होंने एक उनके द्वारा लिखी हुई बौद्ध धर्म के ऊपर बुद्धिज्म के ऊपर जो एक किताब थी, उन्होंने बाबा साहब को दी। तब बाबा साहब ने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया और धीरे-धीरे उन दोनों महाभारत और रामायण के साथ जब उसका कंपैरिजन किया, तो बाबा साहब को लगा कि नहीं, ये जो इसमें बताया गया है वो चीज ठीक नहीं है और जो बुद्धिज्म है वो ही एक अच्छा जो धर्म है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे बाबा साहब बढ़ते गए और उन्होंने समाज में जो कुरीतियां देखी और उस कुरीतियों को सहते हुए जो संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए बाबा साहब ने 35 साल तक बाकी धर्मों को पढ़ा, अच्छी तरह से उनको ज्ञान लिया और जब उन ग्रंथों को पढ़कर उनको ये पता लगा कि ये ग्रंथ भी जो है हमारे समाज का उद्धार नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने बुद्धिज्म को पढ़कर अपनाकर और उसके दोबारा जो पहले जो हिंदुइज्म ने भी जो कुरीतियां थी वो बुद्धिज्म में डाल दी थी और उनको भी एक हिंदुइज्म का रूप दिया हुआ था, जैसे कि बुद्ध को भी उन्होंने एक ईश्वरीय शक्ति बना दिया था। तो बाबा साहब ने फिर इस ग्रंथ को लिखा जिसका नाम बुद्धा और उसका धम्म रखा। बेसिक जो इसका यही था कि बुद्धा और उसका धर्म का जो बेसिक था कि ये जो आज के स्थिति के मुताबिक जो साइंटिफिक धर्म जो कि ज्ञान के आधारित जो धर्म था, उसको उन्होंने इसमें जो उसका सारा सार इसमें दिया। और असल में बुद्ध धर्म जो है वो मनुवाद की कुरीतियों से जो व्यापक दुख की अंत करने के लिए जो ये ग्रंथ एक क्रांतिकारी हमारा ग्रंथ था, जिसको कि बाबा साहब ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। अगर हमारी जो इस वक्त स्थिति है वो गुलामी की जो स्थिति अभी भी हमारी लोगों में जो मानसिक गुलामी है, जो हिंदुइज्म के द्वारा जो गुलामी डाली गई है, अगर उस गुलामी को हमें दूर करना है तो बाबा साहब द्वारा दिया हुआ ये ग्रंथ जो बुद्धा और उसका दम है, इसको हमें घर घर तक इसका प्रचार करना पड़ेगा और इसको घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा कि असल में जो हमारा देश अगर तरक्की कर सकता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें बुद्धा और धम्म को जो है पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर समझना पड़ेगा, समझकर लोगों में उसकी विचारधारा को ले जाना पड़ेगा। तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो भारत हमारा एक प्रबुद्ध देश जो है दोबारा बन सकता है। इसके लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी ने आरबीएम द्वारा जो एक बीड़ा उठाया है, जिसके द्वारा हमें बुद्धा और उसका धम्म और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और जो हमारे हर रविवार को जो हम एक वेबिनार करते हैं, उसके द्वारा हम लोगों को जोड़ने का और समझाने का जो एक बीड़ा उठाया हुआ है, उसके लिए हम आरबीएम का और आरबीएम के सभी
जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, संयोजक हैं, सह संयोजक, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो दिन रात एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके द्वारा कि हम अपने परिवार का, अपने देश का जो है, देश की जो है तरक्की कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मैं जो, जैसे पहले जो वक्तागण थे, जैसे उपासिका रविता बोध जी, दिनेश पटेल जी, बाकी जो वक्तागण थे जिन्होंने बताया है कि जो इस ग्रंथ को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और उस प्रचार के लिए हमें इसका जो भी कोई और रास्ता, अगर या इसके लिए कोई टाइमिंग्स को बढ़ाना चाहिए, या इसको टाइमिंग को चेंज करके अगर करना भी पड़ेगा, तो जो भी ठीक रास्ता हमें लगता है उसको हमें, मेरे अपने विचार से इसको कंटिन्यू करके और दोबारा शुरू करके ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि सबने एक मत दी है। अब मैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए साथी जुड़े हैं उड़ीसा से, डॉक्टर बाग साहब, वह अपना सबको परिचय दे देंगे और आपने मात्र 1 मिनट में अपना परिचय दे देंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब, अपने माइक को अनम्यूट करें, आपका स्वागत है। मैं सब लोग को जय भीम। जय भीम, जय भीम। और जैसे कि साहब जी मेरे कहने को मैंने बुलाया, इसलिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मेरा अभी तो 1 मिनट कुछ कहना नहीं है, मैं कहने के लिए प्रस्तुत भी नहीं हूँ, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ। जो प्रबुद्ध भारत बनाने के जो सपना देख कर हमारा आरबीएम प्रेसिडेंट साहब और टीम जिस दिशा में चल रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है, तो वही चलना चाहिए। और इसलिए जो टीम, सिर्फ टीम ही लोग बताएं ऐसे नहीं, अगर सही इंफॉर्मेशन सबके पास आ जाए तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। और मैं तो उड़ीसा से हूँ, कलिंग से हूँ, इसमें बुद्ध का बहुत सारे देखने वाला, जानने वाला, सुनाने वाला चीज भी है। तो आप लोग को मैं निमंत्रित करता हूँ, कभी भी आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए। और बहुत बहुत साधुवाद माननीय डॉक्टर साहब। और अब आज के अध्यक्षीय भाषण से पूर्व मैं अपनी बात रखूंगा 1 मिनट में। सभी साथियों के मन में भी ऐसी है फीडबैक में हमें भी सम्मिलित होना चाहिए। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि शनिवार को 7 बजे इसकी 2 घंटे की एक और अतिरिक्त फीडबैक की समीक्षा रखी जाए। बहुत सारे साथी भी अपने ओपिनियन देना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन तक। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए हमारे सभी साथियों ने अपनी बात रखी है, और खुशी की बात है कि सर्वसम्मति से ऐसी चर्चा सामने आई है कि बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का वाचन पुनः शुरू किया जाए। ये स्वागत योग्य है। और कुछ साथी जैसा चाहते हैं कि अभी इस पर फीडबैक में दूसरे साथियों के भी सुझाव आए, और जैसा प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने रखा है, शनिवार को शाम को 7 बजे से 9 बजे तक जी, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। 7 बजे से 9 बजे तक इसी विषय पे ये क्रम आप लोग रखिए। मेरी सहमति है, अच्छा है। और कुछ लोगों का सिलेक्शन कर लेना, करीब 2 घंटे का रख रहे हो तो 10-12 लोगों का सिलेक्शन कर लेना, तो ये चर्चा चलाएं। और विशेष एक सूचना मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आज हमारा देश किसान आंदोलन को लेकर बड़े संकट से जूझ रहा है, और ये किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि ये मानकर चलें हम लोग कि आजादी का दूसरा आंदोलन है। आजादी का दूसरा आंदोलन है
जिस तरह से कृषि बिल लाए गए हैं, और वो कृषि बिल जमीन जो हमारी है, जो किसानों की है, उस जमीन पर चंद पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, ये अंकित करते हैं, ऐसा संदेश देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगला जो रविवार 24 जनवरी का है, 24 जनवरी को हम लोग कृषि कानून और किसानों का आंदोलन, कृषि कानून और किसानों का आंदोलन कितना आवश्यक विषय पर भी 2 घंटे की चर्चा रख लें, और उसमें मुख्य रूप से हम सम्मिलित कर लें चर्चा में पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, चंडीगढ़ के लोग और कुछ दिल्ली के हमारे साथी लोग जो बड़े पैमाने, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमारा है उससे साथी हम लोग उसके अंकित कर लें। तो ये चूंकि ये एरिया पूरा इस समय आंदोलित है, और इस बर्फ जैसी कपकपाती सर्दी में भी केवल आंदोलनकारी नहीं बल्कि हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी वहां जमकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस घड़ी में हमें उनके मनोबल को बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें सहयोग करने की भी अत्यंत आवश्यकता है। तो अगला रविवार 24 तारीख को जो हमारा रहेगा, उस पर जो वेबिनार होगी उसका विषय यही रहेगा, कृषि कानून और किसानों का आंदोलन। कृषि कानून और किसानों का आंदोलन पे हम लोग चर्चा करेंगे, और सभी साथियों से मैं निवेदन कर दूं, 13, 14, 15 मार्च का जो कार्यक्रम है उसको आप लोग गंभीरता से लें, विशेष रुचि लेकर अभी से अपने जिलों से 3-3 साथियों का आप सिलेक्शन शुरू कर दें, उनको अवगत करा दें, उनके टिकट बनवा दें आने और जाने के। तो ये काम में भी आप लोग लग जाएं, चूंकि हमारा जो मूल काम है वो है भारत को बौद्धमय भारत बनाना, प्रबुद्ध भारत बनाना। तो बौद्धमय भारत और प्रबुद्ध भारत की जो गति है उसको भी हमें कहीं लूज नहीं होने देना है, उसे कहीं कमजोर नहीं पड़ने देना है। और उसके साथ साथ जो हमारे मुख्य रूप से ये 2 कार्यक्रम हैं, बुद्ध और उनका धम्म का ग्रंथ का वाचन और संविधान का वाचन, तो मैं इसको परिभाषित करते हुए आप लोगों के बीच में निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। हम अपने मन में ये भाव पैदा कर लें कि संविधान के बगैर हम जिंदा नहीं हैं, हम जिंदा नहीं हैं। अगर हम जिंदा हैं तो केवल संविधान के कारण है। तो संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, और बुद्ध और उनका धम्म ये हमारा अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है। ये अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है जो दुनिया से हमको जोड़ता है, पूरे संसार से हमको जोड़ता है। तो इन पर हमें पुरजोर ताकत लगानी है, पूरी शक्ति लगानी है, और इनका जो अपार ज्ञान है वो अपार ज्ञान हमें भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में अपनी समस्त शक्ति, अपनी समस्त ताकतों का इस्तेमाल हम लोगों को करना है। ये संकल्प हम लोग कर लें, और शनिवार को पुनः इसी विषय पर बुद्ध और उनका धम्म वाचन पर 2 घंटे की विशेष सेशन होगा। उस विशेष सेशन में भी आप लोग जितने साथी जुड़े हैं, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध करें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने प्रस्ताव को स्वीकार किया है और एक अतिरिक्त सेशन और इस पर विशेष चर्चा के लिए अनुमति दी है। जो साथी इस विशेष सेशन में अपने वक्तव्य रखना चाहते हैं, वह नाम हमारे फोन नंबर पर दे देंगे, सेंटर कार्यालय को भेजा देंगे, और कुछ हम भी हमारी तरफ से चुनेंगे। जो साथी इच्छा से 5 मिनट अपनी बात रखना चाहते हैं वह साथी अपने नाम दे देंगे। अब मैं आज के कार्यक्रम के समापन के लिए सभी साथियों के माइक को अनम्यूट करने की अनुमति देता हूं। सभी साथी अपने माइक अनम्यूट कर लें और हम एक साथ सभ्य सत्ता बोलेंगे। जय भीम।
सब्बे सत्ता सुखी सब्बे होन्तु, सत्ता सुखी हन्तु सब्बे सब्बे होन्तु हन्तु चकेविनु सब्बे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा नो किञ्चित् दुःखमागम भद्राणि पश्यन्तु किंचे दुःख महागमा सत्ता सुखी हन्तु चकेविनु भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु दुःख महागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे चकेविनु हन्तु चकेविनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु दुःख महागम महागमा साधु 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 बुद्धं नमामि आज की सभा का समापन होता है। जय भीम।